सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में शुद्ध वर्तनी के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि शुद्ध वर्तनी के लिए आवश्यक है कि शब्दों का अधिक से अधिक अभ्यास किया जाए, क्योंकि जो वर्तनी होती है वह अभ्यास पर ही निर्भर होती है। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास के साथ साथ शब्दों की जो वर्तनी होती है उस पर विशेष ध्यान देना होता है और उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण किया जाता है, क्योंकि उच्चारण और वर्तनी का जो संबंध होता है एक घनिष्ठ संबंध होता है। क्योंकि किसी भी शब्द का हम जिस प्रकार उच्चारण करेंगे अर्थात जैसे उच्चारण करेंगे उसी प्रकार ही हम उन शब्दों को लिखेंगे। इसलिए अभ्यास के साथ साथ शुद्ध वर्तनी के लिए जरूरी होता है कि शुद्ध उच्चारण किया जाए। तो शुद्ध वर्तनी के लिए कुछ ऐसे विषय बिंदु होते हैं व्याकरण में जिन्हें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि उन विषय बिंदु को आप ध्यान नहीं देंगे तो किसी भी शब्द का उच्चारण न शुद्ध रूप से आप कर पाएंगे और न ही शुद्ध रूप से आप लिख पाएंगे। जैसा कि पहला विषय बिंदु है कि इक प्रत्यय, ध्यान रखिएगा, पहला आपका विषय बिंदु है इक प्रत्यय। और यह किसी भी, क्योंकि प्रत्यय जैसा कि आप जानते हैं कि मूल शब्द के बाद ही लगता है और उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द से पहले लगते हैं। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी भी मूल शब्द के अंत में यदि इक प्रत्यय लगता है तो इक प्रत्यय लगता है तो निम्नलिखित वर्णों में परिवर्तन सा हो जाता है। वह जो परिवर्तन होगा स्वर में होगा, ना कि व्यंजन में होगा। किसी भी मूल शब्द का जो आपका स्वर होगा वह मूल शब्द का जो पहला स्वर होगा उसमें परिवर्तन होगा। जैसे अ का आ आदेश हो जाता है। आदेश का मतलब यह होता है कि व्याकरण के नियम के अनुसार किसी भी शब्द को या किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के स्थान पर रख देना ही आदेश कहलाता है। जैसा कि जब एक प्रत्यय लगता है तो मूल शब्द का जो पहला स्वर होता है, व्यंजन नहीं, जो पहला स्वर होता है, तो एक प्रत्यय लगने के बाद उन स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। जो परिवर्तन होता है, जैसे अ का आ आदेश हो जाएगा, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो का अय आदेश हो जाएगा, ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो तो उन दोनों के स्थान पे आपका औ आदेश हो जाएगा। जैसा कि समाज आपका मूल शब्द है, इस समाज में आपने एक प्रत्यय लगा दिया है, तो याद रखिएगा जब भी एक प्रत्यय लगाएंगे तो इन वर्णों में ही परिवर्तन होगा। इन वर्णों के स्थान पे आ आए औ आदेश हो जाएगा। जैसे मूल शब्द आपका समाज है, इस स का वर्ण विच्छेद करेंगे स धन अ। मैंने कहा ना, मूल शब्द का जो पहला स्वर होगा उस स्वर में ही परिवर्तन होगा, उस स्वर में ही बदलाव होगा। एक प्रत्यय लगने के बाद किसी अन्य प्रत्यय के साथ ऐसा नहीं होता है, केवल एक प्रत्यय लगता है तभी ऐसा होता है। तो अ है ना, तो नियम के अनुसार अ के स्थान पे आ आदेश हो जाता है। तो जैसे आपका स था, आपका हो जाएगा सा सा। मा ज के बाद, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, किसी भी व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आता है तो यह स्वर जो है पहले वाले व्यंजन में आपका मिल जाता है। यह नियम होता है कि किसी भी व्यंजन के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो स्वर जो होता है पहले वाले व्यंजन में जाकर के मिल जाता है। तो यह देखिए छोटी की मात्रा यहाँ पर आ गई है, तो हो गया आपका सामाजिक। उसी तरह से आपका मूल शब्द इतिहास है। जब आपने इतिहास में आपने एक प्रत्यय लगा दिया तो हमेशा जब भी एक प्रत्यय लगेगा मूल शब्द के बाद, तो प्रत्यय जब भी लगते हैं मूल शब्द के बाद लगते हैं, तो जब भी एक प्रत्यय लगता है तो निम्नलिखित वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया
अ का आ, ह्रस्व इ या दीर्घ ई का ऐ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ का औ आदेश हो जाता है। तो जैसे आपका इतिहास है, यह मूल शब्द आपका इतिहास है, तो यह आपका स्वर है। स्वर है, ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ई के स्थान पे ऐ आदेश हो जाता है, तो आपका हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, क्योंकि मैंने बताया ना व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है, यह स्वर जो अपने पूर्व वाले व्यंजन में आपका मिल जाता है, जुड़ जाता है। तो जैसे शरीर से शारीरिक होगा, नगर से नागरिक होगा, सप्ताह से साप्ताहिक होगा, विज्ञान से वैज्ञानिक होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो मूल एक प्रत्यय जब लगते हैं तो ध्यान रखिए आप सभी लोग, क्योंकि इन वर्डों में भी परिवर्तन होता है। विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान इतना ही देने की आवश्यकता है कि मूल शब्द में जब एक प्रत्यय लगेगा तो मूल शब्द का जो पहला स्वर होगा, दूसरा नहीं, मूल शब्द का जो पहला स्वर होगा उसी में ही परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होगा अ का आ, ह्रस्व या दीर्घ ई का ऐ, ह्रस्व या दीर्घ उ का औ परिवर्तन सा हो जाता है। जैसा कि आप ये भी मैंने बताया कि व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है, व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है, स्वर अपने पूर्व वाले व्यंजन में जाकर के मिल जाता है, अर्थात जुड़ जाता है। अब आइए दूसरा विषय बिंदु, आप सभी लोग आइए। ये जो आपका मैंने पहला विषय बिंदु आपको मैंने बताया, ये आपका दूसरा विषय बिंदु आप आइए। मैंने कहा शुद्ध वर्तनी के लिए छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनका ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक इन छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान नहीं देंगे तो शुद्ध आप नहीं लिख सकते हैं। और व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो या शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आइए दूसरा विषय बिंदु, जैसे यह आपका र है, तो र में ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, यह ध्यान रखिएगा। र में यदि ह्रस्व उ हो या र में यदि ह्रस्व, क्षमा चाहूंगा, र में या ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, तो र में ह्रस्व उ या दीर्घ उ का जो प्रयोग होता है, जो उसका प्रयोग होता है वह र के बीच में ही होता है। जैसे व्यंजन के बाद कोई स्वर आएगा तो पूर्व वाले व्यंजन में मिलता है, परंतु यह नियम है कि यदि इसमें उ मिलेगा तो यह र के बीच में ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपका दीर्घ उ है तो व्यंजन के बाद यह स्वर आया तो स्वर अपने पूर्व वाले व्यंजन में मिलेगा, परंतु र के साथ उ का यह नियम होता है कि र के बीच में ही वो मात्रा के रूप में लिखा जाएगा। जैसे यह आपका रुचि है, यह आपका रूप है। तो यह जो छोटी छोटी बातें हैं, इन विषय बिंदुओं पर आप सभी लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आइए आप सभी लोग अगला विषय बिंदु, तो यह जो र है यह स्वर रहित है, क्योंकि इसमें हलन लगा हुआ है इसलिए यह स्वर रहित है। तो स्वर रहित र का प्रयोग जो होता है किस रूप में होता है, इस विषय को ध्यान देने की आवश्यकता है। यह ध्यान रखिएगा कि यदि स्वर रहित र के बाद कोई भी आपका व्यंजन वर्ण आता है तो स्वर रहित, यदि हलन लगा हुआ है तो यह स्वर रहित है। स्वर रहित र के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो यह र जो होता है, यह स्वर रहित र जो होता है बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। जैसे धर्म है, इस धर्म का वर्ण विच्छेद आपने कर दिया। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना, क्योंकि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जब भी वर्ण विच्छेद की बात आती है स्वर और व्यंजन को अलग करना होता है। तो ध, धन, अ, धन, र, धन, म, धन, अ। तो जैसा कि नियम के अनुसार मैंने बताया
कि स्वर रहित र के बाद यदि कोई भी व्यंजन आए तो र जो होता है अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। जिस रूप में आप देख रहे हैं इसी रूप में वो ऊपर चला जाता है। जैसे कर्म है, कर्म का आपने वर्ण विच्छेद कर दिया, क धन अ धन र धन म धन अ। तो जैसा कि नियम के अनुसार बताया, स्वर रहित र के बाद यदि कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो र जो होता है अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, जैसे कि र के रूप में यहाँ पर यह आया हुआ है। तो इस तरह से शुद्ध वर्तनी के लिए छोटी छोटी जो बातें होती हैं उन विषय बिंदुओं को मैं आप सभी लोगों को यह ध्यान देने की आवश्यकता है। तो शुद्ध वर्तनी इसकी जो छाया प्रति है वह मैं छाया प्रति भी वीडियो के साथ आप सभी लोगों को भेजूंगा। तो इस तरह से ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को लिखना है। जो भी कार्य आप लोगों को दिया जा रहा है सुचारू रूप से समयानुसार आप सभी लोग पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आप लोगों का मंगलमय हो।